मेरठ में फिर खेल हो गया है। अतुल प्रधान, जिनको हाल में टिकट मिला था, उनका टिकट भी कट गया है और बताया जा रहा है टिकट कटने के बाद से अतुल प्रधान खूब नाराज थे। धमकी दी जा रही थी कि पार्टी छोड़ देंगे, विधायकी से इस्तीफा दे देंगे। उसके बाद एक मीटिंग होती है अखिलेश यादव के साथ सुबह सुबह आज लखनऊ में। उसके बाद अतुल प्रधान के स्वर ढीले पड़ जाते हैं। तो आखिर उस मीटिंग में क्या हुआ, ये आपको बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने कल नकुल दुबे का सीतापुर से टिकट काटा है, तो क्या और टिकट कट सकते हैं कांग्रेस की तरफ से, इसके बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा प्रियंका गांधी कब ऐलान कर सकती हैं, कांग्रेस पार्टी कब ऐलान कर सकती है कि रायबरेली से प्रियंका चुनाव लड़ेंगी। क्या जो चल रहा है सोशल मीडिया पर उसकी क्या सच्चाई है, ये आपको बताएंगे। साथ ही संघमित्रा मौर्य, जिनका हाल में आपने देखा वीडियो कि वो रो रही थी टिकट कटने के बाद एक वीडियो में, हालांकि बाद में उन्होंने सफाई कुछ और दी। क्या उनको बीजेपी मैनपुरी से डिंपल यादव के खिलाफ चुनावी मैदान में उतार सकती है? इन सब मुद्दों पर बात करेंगे और बात करने के लिए रोज की तरह हमारे साथ होंगे लखनऊ से हमारे वरिष्ठ साथी पंकज झा जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई। आज आप एकदम रूटीन लोकेशन पे हैं, ऑफिस में घूम टहल आए लग रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल 2 राउंड घूम टहल आया हूँ। एक तो सवेरे 9 बजे का टाइम होता है जी, फिर 12 साढ़े 12 बजे का टाइम होता है, फिर बीच में आ जाता हूँ मैं, लंच टाइम हो जाता है सबका, और फिर एक राउंड लगेगा। लेकिन हम लोग जहाँ से शुरुआत किए थे उसी पे चर्चा करते हैं। बिल्कुल। अतुल प्रधान और उस मीटिंग, पहले उनकी धमकी आना कि पार्टी छोड़ दूंगा, विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा, इस तरह की बातें चल रही थी कि अतुल प्रधान की तरफ से कही जा रही हैं। मगर फिर अखिलेश यादव लखनऊ उनको बुलाते हैं, बैठक होती है, फिर स्वर ढीले पड़ जाते हैं। उनका ट्वीट आता है कि पार्टी के निर्णय स्वीकार है। हुआ क्या आखिर मीटिंग में? देखिए, तारीख 3 अप्रैल, समय रहा होगा करीब 3:30 बजे, मेरठ कलेक्ट्रेट जाकर के अतुल प्रधान ने नामांकन का पर्चा भर दिया। जब वो नामांकन का पर्चा भर रहे थे ना, योगेश वर्मा, जिनकी पत्नी सुनीता वर्मा को टिकट मिला है मेरठ से, वो यहाँ लखनऊ में थे और अखिलेश यादव के सामने थे। और तभी ये तय हो गया कि भाई योगेश वर्मा जिसको कहेंगे, मतलब योगेश वर्मा के खाते में टिकट जा रहा है। अब योगेश वर्मा चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ये जानकारी तो अखिलेश यादव तक किसने पहुंचाई थी? अतुल प्रधान ने ही। अखिलेश यादव को नहीं पता था, क्योंकि अखिलेश यादव उनका काम लगाना, अखिलेश यादव के सामने काम लगाना चाहते थे अतुल प्रधान। तो वो जो एक फाइल पड़ी हुई है जिला बदर की डीएम के पास मेरठ के, जिसमें कभी भी डीएम में फैसला ले सकते हैं, और जिला बदर हो गए तो फिर योगेश वर्मा चुनाव कैसे लड़ते? तो योगेश वर्मा तो कभी लाइन में थे ही नहीं, उनकी पत्नी थी, पर चेहरा तो योगेश वर्मा भी है। सुनीता वर्मा मेयर भी रही है मायावती जी की जब सरकार। खैर, कल जब ये फैसला हो गया और पता लगा अतुल प्रधान को कि भाई मेरे पीठ पीछे लखनऊ में गेम हो चुका है, तो भागे भागे आए वो लखनऊ। लखनऊ जब तक आए तब तक तो कांड हो चुका था। मतलब उसको कहिए, पहले भानु प्रताप सिंह, फिर अतुल प्रधान, और अब योगेश वर्मा की पत्नी। मतलब इसको समझिए टिकट नंबर 3। हाँ, टिकट नंबर 3 समझिए तय हो चुका था। तो आए अतुल प्रधान, उन्होंने अखिलेश यादव से मिलने की कोशिश की, अखिलेश यादव उनसे नहीं मिले। अखिलेश यादव तय कर चुके थे, उन्हें लगा कि अब इसमें बहुत ज्यादा पंचायती करने की गुंजाइश नहीं बचती है। इस बीच क्या हुआ कि अतुल प्रधान जो है थोड़े गर्म मिजाज के भी माने जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि वो इधर उधर बोलने लगे। ये जो बात चल रही है मीडिया के हलकों में कि उन्होंने धमकी दे दी और कहा कि हम पार्टी छोड़ देंगे, विधायक छोड़ देंगे, किससे कहा? कहीं आपने उनका इंटरव्यू तो नहीं देखा ना, उन्होंने सोशल मीडिया में कोई पोस्ट किया। उन्होंने कुछ पत्रकारों को ये बात कही और समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं की घूम फिर कर बात पहुंच गई अखिलेश यादव तक। और वो यही चाहते भी थे कि भाई किसी तरीके से संदेश वहां पहुंच जाए। और शायद लोगों ने इसे सच भी इसीलिए माना क्योंकि जब भानु प्रताप सिंह को टिकट हुआ था पिछली बार, आज से 20 दिन पहले, तब उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर जाकर पोस्ट भी कर दिया था कि हम सब लोग संघर्ष के लिए तैयार रहे। तो इसका मतलब समझा गया था कि वो आगे कुछ करने वाले हैं। हालांकि कुछ ही घंटों बाद उन्होंने वो पोस्ट जो है डिलीट कर दिया था। इस बार भी ये हुआ, उनको लगा कि भाई आखिरी दांव है, अतुल प्रधान को लगा और चल देता हूं मैं, तो शायद अखिलेश यादव मान जाएंगे। और उनके लिए अखिलेश यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं, भैया भी हैं, क्योंकि जो भैया ब्रिगेड है उसके वो मेंबर हैं और सरधना से वो विधायक हैं। और सरधना सीट जानते हैं कहां आती है? ये मेरठ लोकसभा में नहीं आती है, ये मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट में आती है। इस बात को भी जान लें।
जी। तो अखिलेश यादव ने इन सारे पहलुओं पर गौर करते हुए कि भाई अतुल प्रधान खुद विधायक है, उनकी पत्नी मेयर रही, उनकी पत्नी मेयर का चुनाव लड़ी और उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी, कितना चुनाव लड़ेंगे। और दूसरी बात, वहां के जो दो विधायक है रफीक अंसारी और साथ ही शाहिद मंजूर, इन दोनों विधायकों से उनके नहीं बन रही है, और अगर इन दोनों ने सहयोग नहीं किया तो फिर मामला गड़बड़ हो सकता है। मेरठ में दलितों की अच्छी खासी वोट है जाटव बिरादरी के, तो इसीलिए सोच समझकर योगेश वर्मा के नाम पर मुहर लगी थी कि भाई हाँ, योगेश वर्मा नहीं तो उनकी पत्नी चुनाव लड़ेंगे। अब ये जो टिकट बचाने की आस में इन्होंने गेम किया, तो अखिलेश यादव ने अपना मन बना चुके थे, वो भी जानते थे। देखिए क्या है ना, ये माइंड गेम चलता है। अखिलेश यादव को ही पता है कि ये अतुल प्रधान क्या कर सकते हैं, कहां तक जा सकते हैं, क्योंकि भैया वो उनका आज से नहीं जानते हैं, वो स्टूडेंट विंग से ही अखिलेश यादव जानते हैं, मानते भी हैं उनको, अतुल प्रधान को, उनके करीबी नेताओं में से उनकी गिनती होती, इसमें कोई दो राय नहीं, साथ में लेकर घुमाना फिराना सब चीज है उनका। और यही नहीं, अतुल प्रधान ने डिंपल यादव से भी पैरवी करा ली थी पहले, अच्छा, कि वहां पहुंच गए थे मैनपुरी, डिंपल यादव से पैरवी करा ली थी, टिकट उनको मिल गया, तो सारे दाव वो चल चुके थे। अब वो जो ब्रह्मास्त्र कहते हैं ना, वो ब्रह्मास्त्र चला कि मैं पार्टी छोड़ दूंगा। तो पार्टी छोड़ दूंगा तो कहां चले जाएंगे, वो एक तरह का गेम प्लान था। लेकिन अखिलेश यादव मन में डिसाइड कर चुके थे। आज सवेरे सवेरे उन्होंने बुलाया, योगेश वर्मा को ही बुलाया, अतुल प्रधान को ही बुलाया, और साफ साफ कहा इस्तीफा देना चाहते हो तो दे दो इस्तीफा भाई, देर किस बात की, अभी बैठो, अभी इस्तीफा दे दो। और ये बात जो है वो अतुल प्रधान ने सोचा भी नहीं था कि अखिलेश यादव का स्टैंड इतना टफ हो जाएगा। और इसके बाद उन्होंने अपने सामने में, और ये सारी बातें ना समाजवादी पार्टी ऑफिस में नहीं हुई, आमतौर पर इस तरीके की बैठकें और पंचायतें समाजवादी पार्टी ऑफिस में हुआ करती है। 11 साढ़े 11 बजे के आसपास अखिलेश यादव पहुंचते हैं, उनकी पार्टी के नेता जो हैं वो सब लोग 10 साढ़े 10 बजे तक पहुंच जाते हैं। फिर अलग अलग कमरे हैं, उन कमरों में बैठकी होती है, कभी कमरा नंबर 1 में, कभी कमरा नंबर 2 में, मतलब घूमते रहते हैं अखिलेश यादव, पंचायती करते रहते हैं। एक बैठक खत्म होती है, दूसरी बैठक शुरू हो जाती है। आजकल तो टिकट कटने और बचाने की पंचायती हो रही है, चुनाव प्रचार तो कुछ हो नहीं रहा है, आप खुद ही देख रहे हैं। ये 8वां नंबर था जो टिकट कटा, और यही अंत नहीं है, अभी और कटने हैं, कम से कम 3-4 तो आप लिख कर रख लीजिए कि पाइपलाइन में है, किसी भी वक्त उन पर फैसला हो सकता है। हो सकता है अगले 1-2 दिनों में ही एक और टिकट बदल जाए। तो यहाँ पर उन्होंने योगेश वर्मा से दोनों को गले मिलवाया। पहले से चार्टर्ड, माफ कीजिएगा, हेलीकॉप्टर तैयार था, और वो फॉर्म AB, क्योंकि एक तो नामांकन का फॉर्म जाएगा और एक फॉर्म ये जाएगा जैसे मुरादाबाद में हुआ था कि भाई अतुल प्रधान नहीं, अब सुनीता वर्मा को हम सिंबल दे रहे हैं, ये वाला भी लेटर जाएगा। तो सारे लेटर लेकर के योगेश वर्मा पहुंच गया है। और अब मैंने जो आखिरी जानकारी ली थी कि थोड़ी देर में, मतलब वो आज मेरठ में आ चुकी, 4 तारीख है, आखिरी दिन है नामांकन का, तो नामांकन करेंगी सुनीता वर्मा। तो इस तरीके से जो कहा गया था ना अतुल प्रधान की तरफ से कि भाई हम ये सब कर देंगे, हम आसमान सर पे उठा लेंगे, और सवेरे जैसे ही अखिलेश यादव ने घुड़की दी और उन्होंने क्लास ली, उसके बाद देखिए खट से वहीं से बाहर निकलकर उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट भी कर दिया कि पार्टी के अध्यक्ष का फैसला जो है मेरे सर्वोपरि है, मेरे सर माथे पे है, आगे अपने सहयोगियों से बात कर निर्णय करूंगा। निर्णय क्या करेंगे, आप पार्टी में है, पार्टी में रहेंगे ही, फिलहाल तो यही लग रहा है। क्योंकि जिस तरीके की इसमें है क्या ना, कि वो कई बार इस तरीके से कर चुके हैं और अखिलेश यादव से अपनी बात मनवा चुके हैं, तो उनको लगा अतुल प्रधान को कि आखिरी दांव चल देते हैं, टिकट तो मिल ही चुका है और बचाने का ही आखिरी दांव चल देता हूं, शायद बात बन जाए। लेकिन क्या होता है ना कि सामने वाला भी आपके मन को पढ़ चुका होता है कि आप कहां तक जाएंगे, उसी हिसाब से वो भी अपनी रणनीति तय करता है। तो इस बार अखिलेश यादव ने तय कर रखा था और उसी हिसाब से योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता मेरठ से उम्मीदवार हो गई। तो मतलब ये समझिए कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, अब ये चैप्टर मेरठ जो है इसको क्लोज समझिए। हालांकि हमने मेरठ में लोगों से बातचीत की है तो कह रहे हैं कि चुनाव ठीक ठाक ही लड़ेंगे, क्योंकि मुस्लिम समाज का भी वोट बैंक मिलेगा। मैंने कहा मुसलमान तो वैसे भी वोट देते अगर अतुल प्रधान रहते, तो बोले कि नहीं, अगर वो 2 विधायक विरोध कर रहे थे तो कुछ मुस्लिम वोटर जो घर पर बैठ जाते, साइलेंट हो जाते, तो भी नुकसान हो सकता था। तो खैर अब समझिए मेरठ का किस्सा जो है वो अब यहीं खत्म समझिए। बिल्कुल, मेरठ का चैप्टर क्लोज हो गया है, अतुल प्रधान की धमकी नहीं चली है और दोनों प्रत्याशियों को, मतलब जो पूर्व प्रत्याशी अतुल प्रधान और योगेश वर्मा, दोनों को गले मिलवाकर मामला मैटर क्लोज कर दिया अखिलेश यादव ने, धमकी नहीं चली। अब दूसरी खबर पर चलते हैं पंकज जी। दूसरी खबर कांग्रेस को लेकर है। कल हमने देखा कि कांग्रेस ने
सीतापुर से प्रत्याशी बदला नकुल दुबे, जिनके बारे में आप कह भी रहे थे कि वो बहुत इच्छुक है नहीं चुनाव लड़ने को लेकर। उनकी जगह राकेश राठौर को बनाया गया है प्रत्याशी। तो जो सपा में हम दौर देख रहे थे टिकट बदलने का, वो अब कांग्रेस में भी शुरू हो चुका है। तो क्या ये दौर और आगे जाने वाला है और नकुल दुबे की टिकट कटने की कहानी क्या है? देखिए, कांग्रेस के तो समझौते में ना समाजवादी पार्टी से सिर्फ 17 सीटें मिली हैं और कल 2 सीटों पर घोषणा हुई है, सीतापुर और मथुरा। मथुरा आप जान ही रहे थे, बड़ी चर्चा थी कि बॉक्सर विजेंद्र जो है वहां से हेमा मालिनी के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। आज नामांकन का आखिरी दिन है, तो शायद तैयारी इस बात की थी कांग्रेस कैंप में कि विजेंद्र वहां से नामांकन करेंगे, पर वहां तो गोल हो गया। वहां विजेंद्र चले गए भाजपा के कैंप में, भगवाधारी हो गए। तो मुकेश धनगर जो है पार्टी के नेता हैं, उनको दिया गया है। और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बताया कि मतलब मुकाबले में कुछ खास दम दिख नहीं रहा है जिनको टिकट मिला है। खैर, लौट कर आते मेन मुद्दे पे, और वो है नकुल दुबे का। नकुल दुबे आप जानते हैं मायावती सरकार में मंत्री रहे, सतीश संदेश के रिश्तेदार हैं और एक समय में बीएसपी के बड़े नेता माने जाते थे, पेशे से वकील। पिछला लोकसभा चुनाव जब बीएसपी, एसपी और आरएलडी का गठबंधन था, वो सीतापुर से चुनाव लड़ चुके हैं। आप ये भी जानते हैं सौरभ भाई कि ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच ना सीट शेयरिंग हुआ था, तो ये तय हुआ था कि जो सीटें ली गई थी कि यहां से कौन चुनाव लड़ेगा, ये तय करके ली गई थी। उसमें जैसे अब बनारस की बात कर ले तो कि अजय राय लड़ेंगे, सहारनपुर इमरान मसूद लड़ेंगे, तो सब सीट पे कौन कौन लड़ेगा ये ऑलमोस्ट तय ही था। सीतापुर के बारे में उस मीटिंग में ये बताया गया और सीट क्यों ली गई, और ये आखिरी थी। सीतापुर एक्सचेंज में सीट ली गई थी, याद करिए जब हो गया था कि गठबंधन बस टूटने वाली है, और ये बताया गया कि प्रियंका ने फोन किया, बात बनी और फिर जाके सारी चीजें हुई, तो ये सीतापुर एक्सचेंज में सीट मिली थी। मतलब बड़ा गोल्डन सीट कह लीजिए इसको। तो ये नकुल दुबे के नाम पे ली गई थी। नकुल दुबे शुरू में बहुत इच्छुक नहीं बताए जा रहे थे, लेकिन बाद में पता चला कि वो चले भी गए थे सीतापुर, चुनाव प्रचार शुरू भी कर दिया था। कई विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने बैठक भी ले ली थी। समाजवादी पार्टी के जो वहां लोकल लीडरशिप है उनसे भी मिल लिए थे। मतलब चुनाव का प्रचार उनका ट्रैक पर चल चुका था जी। ऐसे में अचानक से आ गया कि वहां नकुल दुबे नहीं राकेश राठौर लड़ेंगे। हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं, हम और आपने एक चर्चा की थी, तो कांग्रेस पार्टी के एक सीनियर लीडर ने बहुत पहले ही हमें ये बताया था कि भाई वहां से नकुल दुबे के नाम पर तो हम मांगे थे, लेकिन लड़ेंगे राकेश राठौर। हालांकि हमें तब बड़ी हैरानी हुई थी। मैंने कहा शायद होगा इनकी अपनी चॉइस होगी, जो नेता हमें ये बात बता रहे थे, पर मुझे क्या पता था कि उनकी चॉइस कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल चॉइस हो सकती है। लेकिन कल जब लिस्ट आई तो उनकी बात 100% सही निकली। अब तो आगे से मैं उनकी हर बात को बड़े गौर से सुनूंगा क्योंकि वो जो बात 10-15 दिन पहले बता देते हैं वो बात सच निकलती है। तो उन्होंने उसी वक्त कहा था राकेश राठौर का। तो कुछ देर पहले नकुल दुबे से जब हम आप चर्चा कर रहे हैं, मैंने एक राउंड बात भी की, तो अब उन्होंने यही बताया कि भाई पार्टी का फैसला है, लेकिन वो चुनाव प्रचार शुरू कर दिए थे, चुनाव लड़ने की उनकी इच्छा भी थी। लेकिन वहां से राकेश राठौर जो बीजेपी के विधायक रहे थे, बीच में सपा भी चले गए थे, वापस लौट के कांग्रेस चले आए हैं। तो वो जो कोरोना का काल होगा याद करिए, तब उन्होंने यूपी सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी आलोचना की थी और उसके बाद उन्हें बीजेपी से रुखसत होना पड़ा था। तो यही राकेश राठौर हैं जिनको अब सीतापुर से टिकट दिया गया है और वो अब कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। अब रही बात कि क्या यहीं तक कहानी हुई खत्म हो जाएगी या कुछ और सीटों पर टिकट बदल सकते हैं जी। अभी हाल में आपने कहा भी था कि कानपुर में इस बात की चर्चा है, आपने बताया था। हाँ, कानपुर में इस तरह की चर्चा है कि आलोक मिश्रा को मिला है, वो मजबूती से लड़ नहीं पा रहे हैं या चुनाव खड़ा नहीं हो पाया, तो वह किसको लड़ाए। तो अब कांग्रेस और सपा में इस बात की चर्चा अमिताभ वाजपेयी की थी, लेकिन यहाँ टेक्निकल मामला फंसता है कि अमिताभ वाजपेयी तो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, वो कांग्रेस के सिंबल पर कैसे लड़ लेंगे। अब उज्जवल रमन सिंह तो विधायक थे नहीं, समाजवादी पार्टी के नेता थे, वो कांग्रेस चले आए। हाँ, एक बात और दिलचस्प है कि वो कांग्रेस में चले आए, हम सब लोग ये मान के चल रहे थे कि उनकी उम्मीदवारी की भी घोषणा हो जाएगी, अधिकृत तौर पर उनका भी नाम डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन कल जो लिस्ट है उसमें तो प्रयागराज था ही नहीं, तो उज्जवल रमन सिंह के लेकर क्या मामला हो गया ये भी समझ में नहीं आ रहा है। शायद बाद में हो जाए उनके नाम पर फैसला, लेकिन हम जो बात कर रहे थे किसी और का कट सकता है। एक महाराजगंज की सीट है जिसको लेकर बार बार चर्चा होती है, उसमें भी एक नेताजी ने मुझे कहा था बहुत पहले कि वहां अमन मणि त्रिपाठी, जो अमर मणि त्रिपाठी के बेटे हैं, जिनको वहां ज्वाइन कराया गया कांग्रेस में, जब ये कहा गया कि उनको अपना मोबाइल भी ले जाने नहीं दिया गया था अविनाश पांडे के कक्ष में, कमरे में, जो यूपी के प्रभारी हैं, तो वहां पहले सुप्रिया सेनेत जो बड़ी तेज तर्रार प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके नाम पर ये सीट कांग्रेस ने ली थी। फिर वहां वो
लड़ने को तैयार नहीं हुई, तो वहां से जो विधायक हैं, 2 ही विधायक हैं, आराधना मिश्रा मोना, वीरेंद्र चौधरी। तो वीरेंद्र चौधरी जो कुर्मी बिरादरी से आते हैं, उनको दे दिया गया, वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन बीच में एक आध नेता बार बार बीच में कान भरते रहते हैं और ऐसी कुचल कुचल शुरू होती है कि अमन मनी भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो अब महाराजगंज पे नजर होगी कि क्या वहां टिकट में बदलाव हो सकता है, अभी वहां चुनाव में समय भी है, तो ऐसा हो सकता है। 17 सीटें ही हैं, तो 1-2 सीटों पर हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई बदलाव आपको दिखे कांग्रेस में, जैसा समाजवादी पार्टी में चल रहा है मामला। बिल्कुल। टिकट बदलेगी कि नहीं बदलेगी ये तो खैर बात की बात है पंकज जी, मगर 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर टिकट किसको मिलेगी इस बात को लेकर बड़ा उत्सुक हैं लोग, चाहे वो रायबरेली हो चाहे वो अमेठी हो। कुछ अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, लिस्ट अभी हाल में आई 2 सीटों की, मगर उसमें भी रायबरेली अमेठी गायब था। तो क्या कुछ एक चर्चा ये भी है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ सकती हैं, मगर ऐलान शायद 26 तारीख के बाद होगा जब वायनाड का चुनाव हो चुका होगा। तो क्या चर्चा में दम है, रायबरेली आ सकती हैं प्रियंका और अमेठी, क्या राहुल गांधी आएंगे? राहुल गांधी के लड़ने की चांसेस तो बहुत कम है। वायनाड से उन्होंने कल नामांकन भी कर दिया, आज वहां स्मृति ईरानी पहुंची है। मतलब जो अमेठी में होना चाहिए था वो शो वहां वायनाड में दिख रहा है, कम से कम ऑप्टिक्स के लिहाज से अगर राजनीति को समझे तो। और जहां तक मेरी वहां अमेठी में और रायबरेली में एक कांग्रेस की एक टीम बनी हुई है। रायबरेली में केएल शर्मा है, आप जानते ही होंगे जी, उनके साथ एक टीम बनी हुई जो वहां कांग्रेस का कामकाज देख रही है। कोई ऐसे संदेश और मैसेज तो उनके पास नहीं पहुंचा है कि प्रियंका गांधी यहाँ चुनाव लड़ेंगे। हालांकि कांग्रेस के नेता बार बार ये अपील कर रहे हैं और दावा भी करते हैं कि प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव लड़ेंगी। आज जब कांग्रेस ऑफिस गए तो एक चर्चा ये सुनने में आया कि 26 तारीख को वायनाड में चुनाव खत्म हो जाएगा, मतलब मतदान खत्म हो जाएगा। तो अभी चूंकि रायबरेली अमेठी में वक्त है, तो हो सकता है कि उसके बाद प्रियंका गांधी जो है वो फैसला कर लें कि चुनाव लड़ने का रायबरेली से। ऐसी हम बातें सुन रहे हैं। कल भी बड़ी जोर की चर्चा थी कि आज रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की घोषणा हो सकती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक लिस्ट तो जरूर आई, लेकिन उस लिस्ट में तो रायबरेली अमेठी का नाम ही नहीं था, उसमें सिर्फ मथुरा और सीतापुर का नाम था। तो ये चर्चा हो रही कांग्रेस पार्टी के अंदर। अब देखिए है क्या कि कोई इसमें कुछ कह नहीं सकता, सिर्फ इतना ही कह रहे हैं सब लोग कि भाई हम तो चाहते हैं कि प्रियंका जी और राहुल जी चुनाव लड़े। सब एक ही सुरताल में बात कह रहे हैं, और करेंगे भी क्यों? फैसला तो भाई राहुल गांधी को प्रियंका गांधी को करना है। इसमें तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भी नहीं चल सकती है, तो वहां क्या कहा जाए। बस ये लोग यही कह रहे हैं कांग्रेसी कि अगर नहीं लड़ेंगे राहुल और प्रियंका में से कोई भी, तो कांग्रेस की हालत बेहतर नहीं हो पाएगी। मतलब किस मुंह से जाएंगे वो जनता के बीच, क्योंकि मैसेज चला जाएगा ना कि हार के डर से प्रियंका और राहुल रायबरेली और अमेठी से भाग गए। और ये नैरेटिव बनाने में बीजेपी तो भारत हासिल है बीजेपी। बिल्कुल। तो इस बात की आशंका है कांग्रेसियों के मन में, इसीलिए उनको लगता है कि प्रियंका गांधी समझ बूझकर फैसला करेंगी कि रायबरेली से कम से कम चुनाव तो लड़ेंगे। और इसीलिए देखिए बीजेपी ने इतनी सारी सीटों पर अपने कैंडिडेट की तो अनाउंसमेंट कर दी, लेकिन रायबरेली का नहीं हो पा रहा है। वो भी इंतजार कर रहे हैं कि देखते हैं कांग्रेस से कौन आता है, और कांग्रेस वाले देख रहे हैं कि बीजेपी वाले लाए तो फिर हम अपने पत्ते खोलें। इसी चक्कर में तारीख पर तारीख मिलती जा रही है और रोज ये कंफ्यूजन बना हुआ है। बिल्कुल। तो रायबरेली और अमेठी पर इंतजार अभी खींचेगा मुझे लगता है, जैसा कि पंकज जी बता रहे हैं। पंकज जी, एक सीट और है इन 2 सीटों के अलावा जो कि हॉट सीट है, वो है कन्नौज सीट, जहां पर लगातार चर्चा चल रही है कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं, या वो अपने भाई को लड़ाएंगे, या धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ से यहाँ लाएंगे, खुद आजमगढ़ जाएंगे। कई तरह की चर्चाएं हैं, मगर इस बीच ये चर्चा बहुत तेजी से फैल रही है कि अखिलेश यादव ने फैसला कर लिया, वो खुद चुनाव लड़ेंगे कन्नौज से सुब्रत पाठक के सामने, जिन्होंने पिछली बार उनकी पत्नी डिम्पल यादव को चुनाव हराया था। तो इस पर आपकी क्या जानकारी है? क्या कुछ खबर निकल के आ रही है इस तरह की? अखिलेश यादव ने किसी से कुछ कहा है, कोई बात निकल के आ रही है ऐसी? देखिए, जब भी अखिलेश यादव से ये सवाल पूछा जाता है, या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या ऐसे ही बातचीत में ऑफ द रिकॉर्ड भी जब पूछा जाता है, तो खुलकर वो पत्ते खोल नहीं रहे हैं कि चुनाव लड़े या ना लड़े। अब उनके आसपास जो नेता हैं, जो मिलने आते हैं, सीनियर लीडर्स हैं, क्लोज लीडर्स हैं, उनके साथ काम करने वाले, दिन भर उनके साथ रहने वाले, उन सबकी अगर हमने ब्रेन मैपिंग की, मतलब क्या क्या बात हुई, उन सबका सार निकाले ना, तो जलेबी जैसा हो जा रहा है। मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कुछ सीनियर लीडर्स ने कहा, मुझे नाम नहीं लूंगा मैं, क्योंकि वो लोग बैठे थे मीटिंग में, कि इस बार अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे। फिर कुछ लोगों ने कहा कि उनसे तो अखिलेश जी ने कहा कि अभी तो समय, फैसला करूंगा, और जब पॉलिटिक्स में है तो हर चुनाव लड़ना चाहिए। और ये बात उन्होंने ऑफिशियली एक बार अखिलेश यादव ने कहा भी है कि उन्हें हर चुनाव का इंतजार रहता है कि वो चुनाव लड़े।
अब उस लिहाज से तो चुनाव लड़ना चाहिए। तो मतलब बात समझ में नहीं आ रही, बड़ी हाइप हो रखा था कि जब कन्नौज जाएंगे और बूथ अध्यक्षों से लेकर सबकी उन्होंने बैठक बुलाई थी, उसमें इस बात की घोषणा वो मंच से ही करेंगे कि कन्नौज से कौन चुनाव लड़ेगा। वो लड़ेंगे या तेज प्रताप यादव लड़ेंगे, या तीसरे एक नाम की चर्चा थी समाजवादी पार्टी के विधायक है रेखा वर्मा, वहां भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मतलब सस्पेंस इस पर गहराता चला जा रहा है। अखिलेश कुछ कह नहीं रहे हैं। आजमगढ़ में उन्होंने कैंडिडेट दे दिया, अब कहने के लिए उस हिसाब से देखें तो मुलायम परिवार या समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाने वाली सीटों में से एक ही सीट मुझे बची हुई दिख रही है, वो है कन्नौज। आज जो एक जानकारी आई उसमें ये था कि एक छोटे सिंह यादव हैं, अखिलेश यादव के बड़े क्लोज लीडर हैं, कन्नौज के रहने वाले हैं, सांसद भी रहे, विधायक भी रहे। तो ये जो कन्नौज गए थे तब छोटे सिंह यादव और एक और नेता का जिक्र हो रहा था, नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा ठीक से, उनके सामने शायद अखिलेश यादव ने ऐसा कहा है कि वो कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे और इस बात की घोषणा वो नवरात्र में करेंगे। अच्छा। 11 तारीख से चैत्र नवरात्र शुरू हो रहा है। मतलब हम उन नेताजी के मतलब बात पर अगर भरोसे से कहें बकौल उनके, तो उन्होंने ये बात कन्नौज में सार्वजनिक तौर पर नहीं कही, उस पार्टी के वर्कर्स मीटिंग में नहीं कही, ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उसके बाद जो उनकी बातचीत हो रही थी, छोटे सिंह यादव एक और नेता, मैं अभी भी नाम मिस कर रहा हूं, उनसे जब बातचीत हो रही थी, उस बातचीत के दौरान अखिलेश ने कहा कि कन्नौज से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, आप लोग मतलब पूरी तैयारी कर लीजिए, मैं कन्नौज आ रहा हूं और नवरात्र में हम इसकी घोषणा करेंगे। तब उस पर अगर इन बात पे गौर करिए तो कन्नौज से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं और इसकी घोषणा वो एक शुभ मुहूर्त देख रहे हैं कि नवरात्र में। और नवरात्र के दौरान आप याद करिए सोशल मीडिया में एक इमेज भी आती है डिंपल यादव की, वो कन्या भोजन कराते हुए हर बार। तो कहा जा रहा है कि चैत्र नवरात्र वो शुभ मुहूर्त निकला है जब अखिलेश यादव इस बात की घोषणा कर सकते हैं कि वो कन्नौज से चुनाव लड़ने वाले हैं, ऐसा कहा जा रहा है। बिल्कुल हो सकता है कि फिर से वैसी तस्वीरें आए कि डिंपल यादव कन्नौज पहुंचे, कन्या भोज चल रहा हो और उस दरमियान अखिलेश यादव यह ऐलान कर दें कि वो कन्नौज से ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखना इंटरेस्टिंग होगा ये कि वाकई वो लड़ते हैं कन्नौज से नहीं, क्योंकि भाई पुराना गढ़ तो रहा ही है कन्नौज, इसमें कोई दो राय नहीं। खुद भी कन्नौज से सांसद रह चुके हैं, मुलायम सिंह भी रह चुके हैं, डिंपल यादव रह चुकी हैं। हालांकि डिंपल यादव पिछला चुनाव हार गई थी, तो देखना दिलचस्प होगा, जाहिर सी बात है। और कन्नौज में देखिए सियासी सरगर्मी बढ़ भी रही है पंकज जी। हाल में देखिए अखिलेश यादव मंच पे थे, वहाँ पर एक नेता हैं लोकल, उन्होंने निशाना साधते हुए सुब्रत पाठक के लेकर कुछ बोला। सुब्रत पाठक उसको लगातार कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उठा रहे हैं कि मुझे जान से मारने का धमकी दी जा रही है, टुकड़े टुकड़े करने की बात की जा रही है, इस तरह की बातें। मतलब वहाँ राजनीति गरमाने लगी है और माहौल बनने लगा। और जानिए कि ये जो दोनों हैं, पाठक जी और दीक्षित जी का मामला है, दोनों ब्राह्मण बिरादरी के हैं। दोनों अपनी अपनी लॉयल्टी को साबित करने में लगे हुए हैं, एक बीजेपी से और एक अखिलेश यादव से, इसीलिए वो चल रहा है जी। बिल्कुल। तो देखना दिलचस्प होगा कन्नौज में सुब्रत पाठक के सामने कौन उतरता है। जो भी पता चलेगा आप तक हम पहुंचाते रहेंगे ऐसे ही। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। बाकी जनता तक हम ऐसे ही सब खबरें उत्तर प्रदेश से जुड़ी जो भी अपडेट्स आते रहेंगे चुनाव के दरमियान, चुनाव तक हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।